नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाडोल के चौहान। 10वीं शताब्दी में वाकपति राजा के पुत्र लक्ष्मण ने नाडोल, जो वर्तमान पाली जिले में देसूरी क्षेत्र के निकट है, में चौहान वंश की स्थापना की। फिर उसके उत्तराधिकारी वहाँ राज्य करते रहे। 960 ईस्वी में जब चावड़ा सामंत सिंह की मृत्यु हो गई तो उसने अपने आप को नाडोल का स्वामी बना लिया। वह एक वीर शासक था जिसने नाडोल राज्य की सीमा जोधपुर तक बढ़ा ली थी। 983 ईस्वी के लगभग उसकी मृत्यु हो गई। राजा लक्ष्मण के उत्तराधिकारियों में शोभित, बलराज, महेंद्र, अहिल, बाला प्रसाद, पृथ्वीपाल आदि शासक हुए, जिनमें अहिल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उसने गुजरात के भीमदेव की सेनाओं को परास्त किया तथा अपने हाथ से मालवा के भोज के सेनाध्यक्ष सदा का सर धड़ से अलग किया। 1025 ईस्वी में जब महमूद गजनी नाडोल और अनिलवाड़ा के मार्ग से सोमनाथ के अभियान के लिए जा रहा था तो उसने उसकी सेना से टक्कर ली थी। इसी प्रकार इसी वंश के पृथ्वीपाल ने गुजरात के कर्ण को परास्त किया था। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि नाडोल के चौहान शासकों की तीसरी या चौथी पीढ़ी के शासक असराज, अल्हण, केल्हण आदि निर्बल हो गए थे और उन्हें गुजरात के सोलंकियों की सामंती स्वीकार करनी पड़ी थी। केल्हण मूलराज द्वितीय के सामंत के रूप में मोहम्मद गौरी के विरुद्ध कायदरान के 1178 ईस्वी के युद्ध में लड़ा था। फिर 1205 ईस्वी के लगभग नाडोल शाखा के चौहानों को जालोर के चौहानों में मिला लिया गया। वैसे तो नाडोल शाखा की स्वतंत्र सत्ता अधिक समय तक नहीं रही, फिर भी इनकी सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रशंसनीय उपलब्धियां हैं। लक्ष्मण ने नाडोल के दुर्ग को बनाया और केल्हण ने सोमेश्वर के लिए सुवर्ण तोरण का निर्माण करवाया। वैसे व्यक्तिगत रूप से नाडोली चौहान शिव और विष्णु के उपासक थे, फिर भी उन्होंने नेमिनाथ, ऋषभदेव, महावीर आदि जैन देवताओं के मंदिरों के लिए, जो मेवाड़ी, बाली, नाडली आदि स्थानों में थे, अनुदान देकर धर्म सहिष्णु नीति का परिचय दिया। विक्रम संवत 1218 के नडल दानपत्र से प्रमाणित होता है कि जहां अल्लण देव ने सूर्य और ईशान की पूजा की तथा ब्राह्मणों को अनुदान दिए, वहां साथ ही साथ उसने महावीर के जैन मंदिर के लिए भी मासिक 5 द्रव्य नडल तलपद से देने की व्यवस्था की। 1216 विक्रम संवत के किराडू अभिलेख से अल्लण द्वारा दोनों पक्षों की अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी के दिनों जीव हिंसा को वर्जित किया गया और इस प्रकार का आदेश जारी किया गया कि इस नियम के उल्लंघन करने वालों को प्राण दंड दिया जाएगा। उसने ब्राह्मण, पुजारी, मंत्री और अन्य व्यक्तियों के लिए न्यायक्रम की व्यवस्था की। जालोर के चौहान। जालोर का शाब्दिक अर्थ है जाल प्लस लोर। जाल यानी एक पेड़ का नाम और लोर अर्थात सीमा, अर्थात जाल के पेड़ों के क्षेत्र की सीमा वाला क्षेत्र। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जाबालीपुर, जो महर्षि जाबाली के नाम पर है, और इसके सुदृढ़ दुर्ग का नाम सुवर्णगिरी मिलता है, जिसको अपभ्रंश में सोनगढ़ कहते हैं। जालोर दुर्ग, जिसका निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था, सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसी पर्वत के नाम से जालोर के चौहानों की शाखा सोनगरा कहलाई। जिस प्रकार रणथंभौर के चौहान एक सुदृढ़ शक्ति के रूप में थे, उसी प्रकार जालोर के चौहान भी तुर्की सल्तनत के लिए कंटक के समान थे। जालोर मारवाड़ राज्य की सीमा का सुदृढ़ किला था, जहां से गुजरात तथा मालवा की ओर दिल्ली से मार्ग जाते थे। सुल्तानों की दक्षिणी विजय के स्वप्न को साकार बनाने के लिए यह नितांत आवश्यक था कि वे जालोर जैसे सुदृढ़ गढ़ को अपने अधिकार में रखें। इसी कारण समय समय पर यहाँ के शासकों का और तुर्कों का संघर्ष चलता रहा। जालोर से मिलने वाले 1087 ईस्वी के एक शिलालेख से यहाँ के परमारों के 7 नाम उपलब्ध होते हैं: वाकपति राज, चंदन, देवराज, अपराजित, विज्जल, धारावर्ष और विसल। वाकपति राज, जो इस वंशक्रम में प्रथम 960 से 985 ईस्वी के लगभग एक जालोर का राजा रहा, संभवतः वह आबू ध्रुव भट्ट का समकालीन था। इस वंश के 7वें राजा विसल की रानी मेलर देवी ने सिंधु राजेश्वर के मंदिर पर 1087 ईस्वी में सुवर्ण का कलश चढ़वाया।
10वीं सदी के अंत में धार के परमार शासक मुंज ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों ने परिस्थिति के अनुकूल कभी स्वतंत्र और कभी गुजरात के चालुक्यों के सामंत के रूप में शासन किया। जालोर तोपखाने के अभिलेख से ऐसे 5 शासकों के नाम उपलब्ध होते हैं जिनमें विसल तथा कुंतपाल के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। जालोर के परमारों का अंतिम शासक कुंतपाल था। उसने गुजरात के चालुक्य नरेश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मुणोत नैनश्री ख्यात के अनुसार जालोर व सिवाना या सिवाना पर कुंतपाल व वीर नारायण का शासन था। दहिया सरदार ने विश्वासघात कर कीर्तिपाल चौहान द्वारा उसे समाप्त करवा दिया। कीर्तिपाल के समय मेवाड़ पर सामंत सिंह का शासन था। 1177 ईस्वी में कीर्तिपाल व सामंत सिंह में संघर्ष हुआ। मेवाड़ सामंतों ने सामंत सिंह के भाई कुमार सिंह को राजा घोषित किया। चालुक्यों से सहयोग लेकर कीर्तिपाल को भी मेवाड़ से खदेड़ दिया। कीर्तिपाल चौहान या कित्तू ने 1181 ईस्वी के लगभग अपने सामंतों की सहायता से परमारों से जालोर को छीनकर अपने अधिकार में ले लिया और इसे अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। इसके बाद उसने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाया। वह जालोर शाखा के सोनगरा चौहान वंश का प्रथम शासक व संस्थापक था। मुणोत नैनसी ने कीर्तिपाल को कित्तू एक महान राजपूत कहकर संबोधित किया है। कीर्तिपाल नाडोल के चौहान राजा अल्हण का सबसे छोटा पुत्र था। विक्रम संवत 1218 के पूर्व उसे अपने पिता से 12 गांव जागीर में मिले थे, परंतु वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। कीर्तिपाल के उत्तराधिकारियों समर सिंह और उदय सिंह ने सफलतापूर्वक इस छोटे से राज्य का अस्तित्व कायम रखा। कीर्तिपाल के लड़के समर सिंह ने जालोर में सुदृढ़ प्राचीर, कोषागार, शस्त्रागार और विविध प्रकार के यंत्र तथा अन्य सुरक्षा के साधनों का निर्माण कराया तथा कई मंदिर बनाकर उसे सुसज्जित किया। उसने गुजरात के भीमदेव द्वितीय से अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह कर गुजरात से मधुर संबंध फिर से स्थापित किए। समर सिंह का पुत्र व उत्तराधिकारी उदय सिंह 1205 से 1205 ईस्वी में जालोर की गद्दी पर बैठा। वह एक वीर योद्धा एवं महत्वाकांक्षी शासक था। उसके समय में जालोर की सीमा की अधिक परिवृद्धि हुई और उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि उदय सिंह अपने समय का शक्ति संपन्न शासक था। रणथंभौर और अजमेर के चौहानों के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत की बढ़ती हुई शक्ति को चुनौती देने का साहस इस समय केवल जालोर का शासक उदय सिंह ही कर सकता था। मंडोर और नाडोल को अपने हस्तगत कर उदय सिंह ने इल्तुतमिश की शक्ति को भी नीचा दिखाने का प्रयत्न किया। उसने रदाधरा, रामसेन, भीनमाल, खेड़ा, रतनपुर, सांचौर आदि क्षेत्र जीते। लवण प्रसाद को परास्त कर गुजरात की शक्ति को निर्बल बनाने का श्रेय भी उदय सिंह को है। गोडवाल और कुछ मेवाड़ के भागों पर अधिकार स्थापित कर उसने चौहानों के बल का भार गुहिलों को भी अनुभव करा दिया था। उदय सिंह की बढ़ती हुई शक्ति से इल्तुतमिश बड़ा चिंतित हुआ और उसने उदय सिंह की शक्ति का दमन करने का निश्चय किया। अतः 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण कर दिया। उदय सिंह और दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के संघर्ष का वास्तविक कारण क्या था, इसके बारे में विश्वसनीय जानकारी नहीं मिल पाई है, परंतु यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी बढ़ती हुई शक्ति को इल्तुतमिश सहन नहीं कर पाया होगा, इसलिए उसने इसका दमन करने का निश्चय किया। ताजुल मासिर के अनुसार इल्तुतमिश ने एक शक्तिशाली सेना के साथ जालोर के विरुद्ध अभियान किया। उदय सिंह ने अपने सुदृढ़ दुर्ग के अंदर रहकर शत्रु का सामना करने का निश्चय किया। इल्तुतमिश ने जालोर के दुर्ग को जीतने के लिए हर संभव उपाय का सहारा लिया, परंतु उसको सफलता नहीं मिली और अंत में दोनों में समझौता हो गया। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार उदय सिंह की पराजय हुई तथा उसने सुल्तान को वार्षिक कर देने का वचन दिया, जिस पर उसे जालोर लौटा दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि इल्तुतमिश जालोर पर पूर्ण अधिकार नहीं कर सका था। राजस्थानी ग्रंथों से ज्ञात होता है कि 1254 ईस्वी में उदय सिंह पर दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने आक्रमण किया, परंतु मुस्लिम सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा।
इस प्रकार 1257 ईस्वी तक उदय सिंह ने जालौर की स्वतंत्रता बनाए रखी। वह निसंदेह ही अपने समय का महान तथा शक्ति संपन्न उत्तरी भारत का शासक था। 1257 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चाचिक देव 1257 से 1282 ईस्वी जालौर का शासक बना। उसने न केवल जालौर राज्य की सीमाओं को कायम ही रखा, अपितु बढ़ाने का प्रयास भी किया। उसे दिल्ली के किसी भी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। वह नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन का समकालीन था, जिन्होंने इसको किसी प्रकार से सताने का साहस नहीं किया। गुजरात ने भी उसकी स्वतंत्र स्थिति को मान्यता दी। महाराजा धीराज तथा महाराज कुल के विरुद्ध उसके स्वतंत्र पद की पुष्टि करते हैं। चाचिक देव के बाद उसका पुत्र सामंत सिंह 1282 ईस्वी में जालौर की गद्दी पर बैठा तथा उसने 1305 ईस्वी तक शासन किया। वह लगभग 23 वर्ष तक अपने पिता द्वारा परिवर्धित राज्य पर शासन करता रहा, परंतु भारत की राजनीतिक परिस्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। इस बदली हुई परिस्थिति में जालौर राज्य इतना शक्तिशाली नहीं रह सका। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की सेना सांचौर तक बढ़ आई, परंतु सामंत सिंह ने बाघेला सारंगदेव की सहायता से सुल्तान की सेना को वापस लौटने के लिए बाध्य कर दिया। सामंत सिंह के समय में 1296 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी जैसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति आ गया था। अलाउद्दीन राजपूत राज्यों की स्वतंत्रता का घोर विरोधी था, क्योंकि वह संपूर्ण भारत को अपने शासन के अंतर्गत लाना चाहता था। सामंत सिंह ने एक अनुभवी राजनीतिज्ञ की भांति यह अनुभव कर लिया कि उस जैसा वृद्ध शासक मौजूदा चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएगा। अतः उसने अपने राज्य की बागडोर अपने युवा पुत्र कानड़ देव के हाथों में सौंप दी तथा 1296 ईस्वी में कानड़ देव जालौर का शासक बना। जालौर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी व अंतिम राजा कानड़ देव था, जिसने 1298 से 1311 ईस्वी तक लगभग 13 वर्ष तक अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष किया। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालौर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में कानड़ देव व उसका पुत्र वीरमदेव वीरगति को प्राप्त हुए तथा राजपूत महिलाओं ने जौहर करके अपने धर्म की रक्षा की। अंततः 1311-12 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालौर पर अधिकार करके उसका नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया तथा वहां एक मस्जिद व अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। जालौर अभियान के बाद कानड़ देव के परिवार का केवल एक सदस्य मालदेव जीवित रह गया। उसने कुछ दिनों बाद सुल्तान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और थोड़े दिनों के बाद वह सुल्तान की कृपा प्राप्त करने में सफल रहा। खिजर खां को चित्तौड़ से हटा लेने के बाद अलाउद्दीन ने उसे जालौर का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी के जालौर अभियान के बारे में हम अलग सी वीडियो में पढ़ेंगे। अगले हैं हाड़ौती के चौहान। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी कोने वाले भाग का नाम हाड़ौती है, जिसमें वर्तमान बूंदी और कोटा के क्षेत्र आते हैं। बताया जाता है कि प्राचीन काल से इस समूचे भाग पर मीणों का अधिकार था। जब यहाँ चौहान वंशीय हाड़ा शाखा का अधिकार हुआ तो संपूर्ण क्षेत्र को हाड़ौती और बूंदा मीणा के नाम से बूंदी पुकारने लगे। कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है, जिसकी पुष्टि खजूरी गांव के 1506 ईस्वी के लेख से होती है। बूंदी के शासक लगभग 11 पीढ़ी तक मेवाड़ के अधीन रहे और यह भाग मेवाड़ के राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में बना रहा। देवी सिंह, जो नाडोल के चौहानों का वंशज हाड़ा शाखा का चौहान था, प्रारंभ में मेवाड़ स्थित बंबावदा का सामंत था। उसने बूंदी की मीणों से इस भाग को 1241 ईस्वी के लगभग छीनकर बंदू घाटी में बूंदी राज्य की स्थापना की। धीरे धीरे उसने आसपास के भागों को भी अपने राज्य में सम्मिलित किया। उसने गजमल गौड़ से खटकड़, मनहरदास गोहिल से पाटन, अन्य गौड़ों से गणोली तथा लाखेरी और जसकरण दहिया से करवर के परगने जीत लिए और अपने राज्य को विस्तारित किया। बताया जाता है कि उसने लाखेरी पर तुर्कों की सेना को भी परास्त किया था। शक्ति का उपासक होते हुए उसने गंगेश्वरी देवी का मंदिर और एक बावड़ी अमरथूण में बनवाई। बंबावदा से चंबल के बाएं तटवर्ती भूमि को अपने राज्य में सम्मिलित कर उसने अपने पुत्र समर सिंह को 1243 ईस्वी में अपने जीवन काल में हाड़ौती का शासक बनाया।
देवी सिंह का पुत्र समर सिंह अपने पिता की ही भांति महत्वाकांक्षी था। उसने कोटिया शाखा की भीलों से संघर्ष किया और उनको स्थान स्थान पर परास्त किया। उसके हाथ से अखेलगढ़ और मुकुंदरा नाल के निकल जाने से भीलों की शक्ति कम हो गई। उस प्रांत पर पूरा ध्यान रखने के लिए उसने अपने लड़के जैतर सिंह को नवविजित भाग, जो कोटा का भाग था, दे दिया। 1234 ईस्वी में इस तरह हाड़ौती में कोटा एक राजधानी के रूप में बना, परंतु वह बूंदी राज्य के अंतर्गत था। समर सिंह ने गोड़ों, पवारों और मेड़ राजपूतों से टक्कर ली और कैथुनी, शीशवाल, बरौद, रेलावन, रामगढ़, मऊ और सांगोद को हस्तगत किया। इस प्रकार अपने शौर्य से समर सिंह ने बूंदी और कोटा राज्य को काफी परिवर्तित कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि समर सिंह तुर्कों से भी लड़ा था। 1252-53 ईस्वी में उसने बूंदी और रणथंबोर की रक्षा बलबन के विरुद्ध की थी, परंतु जब अलाउद्दीन की फौजों ने बम्बावदा पर आक्रमण किया तो वह उस अवसर पर वीरगति को प्राप्त हुआ। नापूजी समर सिंह की मृत्यु के पश्चात बूंदी की गद्दी पर बैठा। उसने महेश दास खिंची और रेसाल सोलंकी को हराकर पलाय था और टोडा का स्वामित्व प्राप्त किया। सोलंकियों के साथ जब युद्ध हो रहा था, कोटा का जैतर सिंह मारा गया, परंतु इन विजयों से नापूजी का राज्य दक्षिण में पाटन तक और उत्तर में टोडा तक विस्तारित हो गया। संभवतः अलाउद्दीन के साथ 1304 ईस्वी के युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। नापूजी की मृत्यु के बाद उसका लड़का हल्लू हाड़ौती का शासक बना। उसका राज्यकाल थोड़ा ही रहा, परंतु इस थोड़े काल में उसने शीशवाला के सामंत को दबाया, जो बूंदी से स्वतंत्र होना चाहता था। नापूजी में फिर विरक्ति के भाव उत्पन्न हो गए, तो उसने अपने लड़के को अधिकार देकर बनारस प्रस्थान कर दिया। हल्लू का उत्तराधिकारी वीर सिंह बड़ा निकम्मा शासक सिद्ध हुआ। अभाग्यवश उसके समय में सभी शक्तियां एक के बाद दूसरी बूंदी के विरुद्ध उठ खड़ी हुई, जिनका सामना वह सफलतापूर्वक न कर सका। उसके राज्य की अव्यवस्था से लाभ उठाने के लिए महाराणा लाखा ने 1382 से 1420 ईस्वी बूंदी राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसके फलस्वरूप हाड़ौती की कुछ भूमि, बम्बावदा और मांडलगढ़ उसके हाथ लगे। 1432 ईस्वी में गुजरात के अहमद शाह ने भी बूंदी कोटा से दंड वसूल किया। महमूद खलजी ने मांडू से आकर 3 बार 1449, 1453 और 1459 ईस्वी बूंदी पर आक्रमण किया। 1459 ईस्वी वाले अंतिम आक्रमण में वीर सिंह मारा गया और उसके 2 लड़के समर सिंह और अमर सिंह बंदी बनाकर मांडू ले जाए गए। इन लड़कों का धर्म परिवर्तन किया गया और उनके नाम समरकंदी और उमरकंदी रखे गए। वीर सिंह के उत्तराधिकारियों की कुछ समय तक तो कोई हिम्मत न रही कि वे पैतृक राज्य को बाहरी आक्रांताओं से बचा सकें और उसका पूर्व वैभव पुनः स्थापित कर सकें। बंदों ने कुछ समय तक प्रयत्न किया कि वह राज्य की अराजकता को दूर करे, परंतु उसके स्वजनों ने ही उसे राज्य से निकाल दिया और उसे मतोंडा के पहाड़ी भागों की शरण लेनी पड़ी, जहां 1503 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। जैतर सिंह की मृत्यु के बाद कोटा के शासक सुरजन और धीरदेव हुए। ये बूंदी के आश्रित शासक बने रहे, परंतु कोई वीरोचित कार्य न कर सके जिससे देश की स्थिति में संतुलन पैदा हो जाए। अलबत्ता इनके समय में कोटा के आसपास 12 तालाबों का निर्माण कराया गया, जिससे खेती और आबादी बढ़ने की संभावना और सुविधा हो गई। इस वीडियो में इतना ही। अगले भाग में हम पढ़ेंगे राजस्थान के अन्य राजवंश एवं राजपूत शासकों के बारे में।